में आ रहा है, उनका कहना है, मतलब कहीं ना कहीं से बात आ रही है कि आप लोग के कोचिंग के बचवा लोग का एग्जाम ही नहीं निकला है, तो आप लोग अपना कोचिंग का रिजल्टवा बनाने के लिए री एग्जाम के पीछे पड़ गए हैं। परमार कहस कि अगर हमने के रिजल्ट नहीं निकलल तो हम लाइन लगवा देंगे यहाँ से लेकर वहां तक की जितना रिजल्ट निकला है, जितना, और आज से नहीं लगातार रिजल्ट निकल रहा है। और इस गंदी परीक्षा में भी जितने बच्चों ने पास किया है सब पास है। और दुर्भाग्य ये है कि आज पहली बार बच्चे पास होने के बाद भी खुश नहीं है। वे चैलेंज लगा लें अगर हिम्मत है तो, कि बोले कि आपके कोचिंग का लड़का का रिजल्ट नहीं हुआ है, चैलेंज लगाए। मैं चैलेंज लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरा भीड़ खड़ा कर दूंगा वहाँ जितना लड़कों का पीटी हुआ है। लेकिन परीक्षा गलत ढंग से हुआ है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड था। अगर बीपीएससी का मतलब यही होता है तो निश्चित रूप से बीपीएससी का परीक्षा लेने का हक नहीं है, इसको यूपीएससी के हाथ में दे देना चाहिए। प्रशांत किशोर को तारीफ मैं इसलिए कर रहा था कि शुरू में वो अनशन में 6 दिन बैठे, लेकिन जब मार खाने की बात हुई तो बच्चों को छोड़ के भाग गए। तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को चमकाने का प्रयास किया कि अगर प्रशांत किशोर इस आंदोलन में नहीं आते तो ये परीक्षा कैंसिल होती। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। आपको बता दें, बीपीएससी का जो मुद्दा है वो बढ़ते ही जा रहा है। जहां लग रहा था राजनेताओं ने अपना हाथ हटाया था तो लगा कि मुद्दा बंद हो गया है, लेकिन अब इसको टीचर्स उठा रहे हैं, कोचिंग के जो ओनर्स हैं वो उठा रहे हैं। और बच्चों का ये जो विवाद है ये रुका नहीं है, ये बस और आग ले रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है गुरु रहमान सर। सर, बीपीएससी का री एग्ज़ाम मुद्दा तो मजाक बन के रह गया है। देखिए, मजाक इसको बनाया है परमार ने, मजाक इसको बनाया सत्यप्रकाश शर्मा ने, अदरवाइज ये मजाक नहीं बनता। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं 41वीं से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा मजाक, इसको मजाक मत कहिए, बहुत ही गंदा मजाक हुआ है जो छात्रों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। आगे अब क्या करिएगा आप लोग? अब तो आप लोग शांत बैठ गए, ठंडा हो गए। नहीं, शांत नहीं बैठे हैं। माननीय न्यायालय में इसका फैसला 4 मार्च को इसका फैसला है, और 4 मार्च को निश्चित रूप से री एग्जाम का फैसला आएगा, क्योंकि परमार गलत है, सत्यप्रकाश शर्मा गलत है, इसलिए निश्चित रूप से री एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा। अच्छा, जैसे आप हाथ काटे थे, आप लेटर वगैरह भेजे थे, कोई रिस्पांस आया है आपको? लेटर का रिस्पॉन्स हाथ काटने का यही है कि हमको कहा गया कि आप आत्महत्या कर रहे हैं तो उसका लीगल नोटिस जाएगा। तो मुझे उल्टा भारी पड़ गया। नहीं, भारी पड़ने की बात नहीं है। मैं डरता नहीं किसी से, बजरंगबली को छोड़ के किसी से मैं नहीं डरता। लेकिन स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ कि परमार साहब को ये सोचना चाहिए कि परमार साहब ने 6 दिसंबर को जो निकाला था उन्होंने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो 6 दिसंबर को जब उन्होंने निकाला नोटिस के नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, रात को 8:43 में मैं गर्दनी बाग में ही था, तो फिर 13 दिसंबर को अलग परीक्षा हुई, 4 जनवरी को अलग परीक्षा हुई, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं? एक बात राइट टू इक्वलिटी का हनन हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बापू परीक्षा परिसर में जो गड़बड़ी हुई वो 18 सेंटर में गड़बड़ी हुई, वो बात हुई। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि दोनों आदमी झूठे हैं, इसको बोलने में हमको कोई डर नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अध्यक्ष होता, थोड़ी सी भी उसमें पानी होती, तो निश्चित रूप से छात्रों के हित में इसको कैंसिल करना चाहिए था। इन्होंने इसको बंदर का घाव बना दिया है। अब किसी बच्चों को विश्वास नहीं है, जो पीटी पास किया है वो भी, जो पीटी पास नहीं किया वो भी, सबके मन में एक भय समा गया है कि क्या बीपीएससी में उसकी नौकरी पढ़ के लगेगी या नहीं लगेगी। और इसके लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी कोई है तो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष और सचिव। सुनने में आ रहा है, उनका कहना है, मतलब कहीं ना कहीं से बात आ रही है कि आप लोग के कोचिंग के बचवा लोग का एग्जाम ही नहीं निकला है, तो आप लोग अपना कोचिंग का रिजल्टवा बनाने के लिए री एग्जाम के पीछे पड़ गए हैं। परमार कहस कि अगर हमने के रिजल्ट नहीं निकलल तो हम लाइन लगवा देंगे यहाँ से लेकर वहां तक की जितना रिजल्ट निकला है, जितना, और आज से नहीं लगातार रिजल्ट निकल रहा है। और इस गंदी परीक्षा में भी जितने बच्चों ने पास किया है सब पास है। और दुर्भाग्य ये है कि आज पहली बार बच्चे पास होने के बाद भी खुश नहीं है। और वो क्या बोलेंगे कि पास नहीं हुआ है, नाम गिनवाए हैं। वो चैलेंज लगा लें अगर हिम्मत है तो, कि बोले कि आपके कोचिंग का लड़का का रिजल्ट नहीं हुआ है, चैलेंज लगाए। मैं चैलेंज लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरा भीड़ खड़ा कर दूंगा वहाँ जितना लड़कों का पीटी हुआ है। लेकिन परीक्षा गलत ढंग से हुआ है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड था। और उन्होंने कहा था कि एनालिटिकल लेंगे, कंसेप्चुअल लेंगे, एनसीईआरटी से लेंगे। अगर बीपीएससी का मतलब यही होता है तो निश्चित रूप से बीपीएससी का परीक्षा लेने का हक नहीं है, इसको यूपीएससी के हाथ में दे देना चाहिए। अच्छा, जो बच्चों का निकल भी गया है वो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो भी डरे हुए हैं? देखिए, बच्चा तो बेचारा मजबूर है, वो पढ़ा है लेकिन डरा हुआ है। डर के पढ़ना और पढ़ना दोनों में अंतर होता है। डर के पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ रहा है। अच्छा,
सारे नेताओं ने पीछे हो गए, पप्पू यादव पीछे हो गए, पीके पीछे हो गए, और जो भी नेता थे आ रहे थे कि भाई बीपीएससी के लिए, तो वो सारे पीछे हो गए। अब आप लोग के पास तो कोई बैक सपोर्ट रहा नहीं। देखिए, बैक सपोर्ट ना मैं प्रशांत किशोर को मानता हूँ और ना ही और अन्य किसी जी, आप तो तारीफ कर रहे थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को तारीफ मैं इसलिए कर रहा था कि शुरू में वो अनशन में 6 दिन बैठे, लेकिन जब मार खाने की बात हुई तो बच्चों को छोड़ के भाग गए। तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को चमकाने का प्रयास किया, जितने तेजस्वी जी ने चमकाने का प्रयास किया, आलोक मेहता ने चमकाने का प्रयास किया। जी, प्रशांत किशोर जी अनशनवा नहीं तोड़ते तो अभी तक मर नहीं जाते जी, इन लोग तो छोड़ ही दिया है। मर नहीं जाते तो 64 दिन लोग बच्चे के लिए आप लड़ रहे हैं, तो अगर मरिए गए तो क्या फर्क पड़ता? कम से कम बच्चों के नाम तो हो जाता कि कोई व्यक्ति बच्चों के लिए मरा है। वैसा काम उन्होंने नहीं किया। सब लोगों ने अपना चेहरा चमकाने का प्रयास किया और उसी का परिणाम था आज प्रशांत। एक बात बता दो आपको कि अगर प्रशांत किशोर इस आंदोलन में नहीं आते तो ये परीक्षा कैंसिल होती। प्रशांत किशोर ने ही इसको बड़ा मुद्दा बना के हटा दिया। बड़ा मुद्दा बना के नहीं, इसको बरगला के हटा दिया। इसको प्रशांत किशोर आगे अपना नौटंकी किए और अलग लेके पद यात्रा निकाल लिए, ये कर लिए वो कर लिए, और छात्रों के साथ उन्होंने बहुत घिनौना खेल खेला। और निश्चित रूप से उन्हीं का आगमन इस आंदोलन के विनाश का कारण बना। जितना क्रिमिनलों पे एफआईआर दर्ज नहीं होता उतना तो आप पे और खान सर पे एफआईआर हो गया। देखिए, एफआईआर दर्ज हुआ है, मैं बच्चों के लिए मर सकता हूं। जो आदमी बच्चों के लिए नस काट सकता है, अभी भी आप देखिए मेरा पूरा भरा नहीं है, नस काट सकता है, वो बच्चों के लिए गर्दन भी काट सकता है। ये 10 एफआईआर हुआ है तो क्या, अगर 10,000 एफआईआर कर दे ये, लेकिन कहेगी री एग्जाम लेंगे तो हम तैयार हैं। मुझे एफआईआर से डर नहीं था, ना है, ना होगा, क्योंकि बच्चों की मांग जिन्यून है और जिन्यून मांग के लिए डरने वाला आदमी गुरु नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, जब आप मुद्दा उठाते हैं या खान सर उठाते हैं तो पक्ष का कहना है कि आप लोग कोचिंगवा वाला लॉ फॉलो कर रहे हैं ना, तो कोचिंग वाला लॉ फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखिए कोचिंग कैसे चला रहे थे। जब कोचिंग मान लीजिए बंदे हो जाए आप लोग, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, कोचिंग का लॉ, जो कोचिंग एक्ट, बिहार पहला ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां कोचिंग एक्ट लागू हुआ है, और गुरु रहमान पहला ऐसा बिहार का कोचिंग है जिसका कोचिंग पहले बार रजिस्टर्ड हुआ है। हर लॉ फॉलो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फिरौन का इतिहास दोहराने का प्रयास करेंगे, चाहे सरकार हो चाहे कोई, तो हम लोग बोरा बिछा के कहीं भी पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल रोड पर गांव में घूम पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों के हित के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ हो। री एग्जाम जो डिमांड था, है और रहेगा। सुन रहे थे गुरु रहमान सर को, और सबका कहना था कि ठंड पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु रहमान सर यहाँ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, और जब बात आएगी गर्दनी बाग जाने की या सरकार के पास जाने की या हाई कोर्ट जाने की, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि हम सारा रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो अगर बंद भी होता है तो हम पढ़ा देंगे। कहा जाता है कि जिसके ऊपर सरस्वती का देन होता है उसको लक्ष्मी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि जो बीपीएससी एग्जाम है ये री एग्जाम होना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं होता है तो आगे बच्चे करेंगे क्या। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।